हम इसे एयरपोर्ट्स और बॉर्डर एरियाज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। एंड टू शेयर व्हाई वी केम अप विद दिस प्रॉब्लम, I'd like to hand over to one of my teammates, सुमित। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। जी नमस्ते। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने क्यों चूज करी, इसके लिए मैं राजस्थान श्री गंगानगर से आता हूँ। बॉर्डर के काफी पास का एरिया है, तो ड्रोन्स आते जाते ही रहते हैं। पर पुलवामा अटैक के बाद तो ड्रोन्स का आना जाना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद सुबह 4 बजे, रात को 12 बजे कभी भी एंटी ड्रोन सिस्टम स्टार्ट हो जाता और फायरिंग चालू होने लगती। ना उस टाइम पढ़ा जा रहा था, लोग सो नहीं पा रहे थे, बहुत परेशानियां थी। उस समय ये दिमाग में बात रही कि इसके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। जब इस साल SIS प्रॉब्लम्स आई तो हमारी टीम प्रॉब्लम्स ढूंढ रही थी, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। तब मैंने अपनी टीम को बताया क्यों ना इस चीज के ऊपर कुछ काम किया जाए ताकि हम लोगों की परेशानियों को दूर कर पाए। और आखिरकार हमारी टीम ने इसके ऊपर काम किया और हम ग्रैंड फाइनल में पहुंच पाए। थैंक यू सो मच सर। साथियों, आजकल देश में ड्रोन का अलग अलग सेक्टर्स में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में जरूर सुना होगा। ड्रोन आजकल रिमोट एरिया में दवाएं और जरूरी सामान पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन देश के दुश्मन भारत में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में ड्रोन का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में मेरे लिए खुशी की बात है कि आप सभी ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। आपका प्रयास डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को भी नया आयाम दे सकता है और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आपका एक साथी तो स्वयं बॉर्डर पर रहने वालों में से है, तो वो इस समस्या को भली भांति समझ भी सकता है और उसके सॉल्यूशन की जरूरत भी समझ सकता है। लेकिन इसके कई पहलू होंगे आगे चल करके, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रोन की दुनिया वाले लोग हैं जो इस प्रकार के रोग ड्रोन्स को लेकर के दुनिया में बर्बादी का काम कर रहे हैं, वे हर बार नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। तो हमारे लिए भी चुनौतियां नित्य नई बनती रहेगी। लेकिन आपके प्रयास को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आइए देखते हैं देश के किस भाग से हम जुड़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे निर्वाणा 1 से, जो न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु में बैठे हैं। बेंगलुरु से हम जुड़े। ओवर टू बेंगलुरु। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है क्या? हाँ, अब आया। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम देव सोनी है और मैं टीम निर्वाणा 1 का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरी टीम है आदित्य चौधरी, अशर एजाज, तन्वी बंसल, नमन जैन और सानिध्या मंगलूनिया। सर, हम जयपुर ग्रामीण से बैंगलोर आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा दी गई एक बेहद ही जरूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करने। इसके रिसर्च में हमें पता चला कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई एडवांस्ड एफर्ट्स करे हैं रिवर पोल्यूशन को कम करने के लिए और रिवर रिजुविनेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो हमने सोचा कि अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाए जो रिवर पोल्यूशन मॉनिटरिंग को इंप्रूव करे, उसको और एफिशिएंट बनाए और ओवरऑल रिवर इकोसिस्टम की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सजेशंस दे, तो हम एक बहुत ही मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे देश में बहुत से लोगों की आमदनी और जिंदगी नदियों से जुड़ी है और इसीलिए हम उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए गंगा को चुना क्योंकि वो हमारे इतिहास का एक बहुत ही अहम सांस्कृतिक भूमिका निभाती है और हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल के भी बहुत करीब है। हमारी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नमामि गंगे प्रोग्राम और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के बारे में पढ़कर और रिसर्च करके शुरू हुई। हमने इससे ये आइडेंटिफाई किया कि NMCG के 2 बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, दैट इज गंगा में पोल्यूशन की कमी, और दूसरा
कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा, दैट इज गंगा की क्वालिटी को वापस पहले जैसा बनाना। साथ ही हमने ये भी जाना कि गंगा से रिलेटेड बहुत सारा क्वालिटी डेटा पब्लिकली अवेलेबल किया गया है। इस डेटा से हम काफी प्रभावित हुए और हम बहुत इंस्पायर हुए। हमने सोचा कि अगर हम इस डेटा के बेसिस पे एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना सकें, जिससे कि गंगा के आसपास रहने वाले लोगों को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी, तो उससे उनकी जिंदगी में काफी प्रभाव आ सकता है और उनकी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। अब सर, गंगा एक बहुत ही विशाल नदी है, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि जो भी सिस्टम बनाया जाए वो ट्रूली स्केलेबल हो। इसके लिए हमने एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करा है जिसका नाम है फेडरेटेड लर्निंग। तो हमने डेटा को एनालाइज करा और 38 की लोकेशंस आइडेंटिफाई करी, और फेडरेटेड लर्निंग के यूज से हमने वहां लोकल मॉडल्स बनाए जो उस लोकलाइज्ड डेटा पे ट्रेंड है। अब ये सारे लोकल मॉडल्स एक मदर मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं जहां ये अपना डेटा शेयर करते हैं। इसके थ्रू एडिशन ऑफ न्यू मॉडल्स और रिमूवल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मॉडल्स और जो करंटली प्रेजेंट मॉडल्स हैं उनकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। और अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट साइड में रखें तो हमें पता चलता है नमामि गंगे के थ्रू कि गंगा प्रेजर्वेशन, रेजुविनेशन और कंट्रोल में मेन कंट्रीब्यूटर्स तो लोग ही हैं। तो हमने इन स्टेक होल्डर्स के लिए ये जो डेटा और यूजर के बीच की दूरी है उसको कम करने के लिए एक एडवांस डैशबोर्ड बनाया है, जहां पे हमने हर टाइप ऑफ स्टेक होल्डर जैसे इस बार बहुत बड़ा कुंभ मेला हो रहा है। गंगा जी के सर। तट पर 40-45 करोड़ लोग इकट्ठे होने वाले हैं। इस योजना जी का सर। कैसे लाभ ले सकते हैं? आपकी इस इनोवेशन का क्या लाभ ले सकते हैं वहां? सर, तो जैसे कि हमें पता है अगर पानी की क्वालिटी पैरामीटर्स को हम एनालाइज कर लें तो हम लोगों को बता सकते हैं कि वो अपने लेवल पे कैसे डिसइंफेक्शन कर सकते हैं और अपने लेवल पे क्या क्या इंश्योर कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ तो सही रहे ही और लोगों की भी हेल्थ सही रहे। इसके लिए हम लोग उनको एक पोर्टल देंगे, जैसे हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग के लिए देंगे, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे, हम लोग बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए देंगे, हम लोग फार्मर्स, फिशरमैन और इवन टूरिस्ट्स को बताएंगे कि वो क्या आइटिनरीज बना सकते हैं और वो क्या क्या मेन चीजें विजिट कर सकते हैं, उनको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ करंटली नहीं जाना चाहिए और वहां पे कैसे काम चल रहा है। तो अब ये शहरों में जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई चेन होती है यस सर। उसके ऊपर भी आपका तो काम बड़ा आसानी से ऑर्गेनाइज हो सकता है। यस सर। तो हमने क्या करा, शहरों में जो एंड्स हैं जो गंगा में कनेक्ट हो रहे हैं या बाकी नदियों में कनेक्ट हो रहे हैं, हमने उनके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे स्टेशंस के थ्रू कि उनके आसपास की इंडस्ट्रीज कौन सी है। अब क्योंकि हमें पता है कि कुछ सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री जैसे केमिकल, पेपर, टेक्सटाइल, टैनरी, स्लॉटर हाउस, ये कौन से टाइप का एफ्लुएंट निकालते हैं, तो हम हमारे एल्गोरिदम से बैक ट्रैक कर सकते हैं कि अगर हमारे वाटर में कुछ स्पेसिफिक पोल्यूशन के स्पाइक्स हैं तो हम ढूंढ सकते हैं कि कौन से सेक्टर ने ये कॉज करा है। और यही चीज हम ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटीज मैनेज कर रही है रिवर्स को, उनको बता सकते हैं और उनको इंस्टेंटली रिपोर्ट का बटन दे सकते हैं, जिससे जीपीआईज जो ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उन पे इंस्टेंटली इंस्पेक्शन लॉन्च की जा सके। हमारी इस मीटिंग के बाद और कितने घंटे अभी आपको काम करना पड़ेगा? सर, कम से कम 20 घंटे और। अच्छा, देखिए, मां गंगा हो या देश की अन्य नदियां, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि आप लोग इस विषय पर काम कर रहे हैं। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। और थैंक यू। जयपुर के लोग हैं तो पानी का मूल्य क्या होता है, महात्मा क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। थैंक यू सो मच। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आपने आपकी प्रेरक मार्गदर्शन सभी यंग इनोवेटर के साथ साझा किए। सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। साथियों, आप सभी से बात कर करके बहुत अच्छा लगा और मैं तो देख रहा था कि आप लोगों का समूह जब देखता था, उस समूह में जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके दर्शन भी हो रहे थे। नॉर्थ स्टूडेंट साउथ में,
साउथ के स्टूडेंट नॉर्थ में, ईस्ट के वेस्ट में, वेस्ट के ईस्ट में। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा होगा आप लोगों के लिए भी, और देश की विशालता और विविधता का भी आप लोग अनुभव करते होंगे। तो आपके हैकेथॉन में विषय के उपरांत भी आपको साइडलाइन में भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती होती है। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि भविष्य की दुनिया नॉलेज और इनोवेशन से ही ड्राइव होने वाली है, और ऐसे में आप भारत की होप है, एस्पिरेशन है। आपके पर्सपेक्टिव अलग है, सोच अलग है, और एनर्जी का लेवल तो बहुत ही अलग है, लेकिन सबका एम एक ही है। भारत दुनिया का सबसे इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस देश बने। आज दुनिया कह रही है कि भारत की ताकत ये हमारी युवा शक्ति है, हमारा इनोवेटिव यूथ है, हमारी टेक पावर है। भारत की ये ताकत आप सभी में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में साफ साफ नजर आती है। मुझे खुशी है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन भारत के युवाओं को ग्लोबली बेस बनाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना है। जब से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन शुरू हुआ है, करीब 14 लाख स्टूडेंट्स ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में हिस्सा लिया है। इन छात्रों ने 2 लाख टीमें बनाकर करीब 3000 प्रॉब्लम पर काम किया है। 6400 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, करीब करीब 6500 इंस्टीट्यूशंस इससे जुड़े हैं। इस हैकेथॉन की वजह से सैकड़ों नए स्टार्टअप्स का जन्म हुआ है। और मैंने एक बात और नोट की है, 2017 में 2017 में स्टूडेंट्स की तरफ से 7000 से ज्यादा आइडियाज सबमिट किए गए थे। इस बार इन आइडियाज की संख्या 57,000 से भी ज्यादा हो गई है। फ्रॉम 7,000 टू 57,000। ये दिखाता है कि भारत का युवा किस तरह अपने देश की चुनौतियों के समाधान के लिए कमर कस के आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते 7 सालों में जितने भी हैकेथॉन हुए हैं, उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस आज देश के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। कई बड़ी समस्याओं का समाधान इन हैकेथॉन्स ने दिया है। जैसे 2022 के हैकेथॉन में आप जैसे युवाओं की एक टीम ने साइक्लोन की इंटेंसिटी मापने के लिए सिस्टम पर काम किया था। हैकेथॉन में जो सिस्टम डेवलप किया गया, उसे अब इसरो द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये सुनकर आपको भी गर्व होता होगा। 4-5 साल पहले हैकेथॉन में एक और टीम ने एक ऐसा वीडियो
जियो टैगिंग ऐप बनाया जिसने डेटा कलेक्शन को बहुत आसान बना दिया है। इसका भी उपयोग अब स्पेस से जुड़ी रिसर्च में किया जा रहा है। हैकेथॉन की एक और टीम ने रियल टाइम ब्लड मैनेजिंग सिस्टम पर काम किया था। ये ऐसा सिस्टम था जो किसी नेचुरल डिजास्टर के समय वहां मौजूद ब्लड बैंक्स की डिटेल्स दे सकता है। इससे भी आज एनडीआरएफ जैसी एजेंसियों को बहुत मदद मिल रही है। कुछ साल पहले एक और टीम ने दिव्यांग जनों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो उनके जीवन से मुश्किलों को कम करने में मददगार साबित हो रहा है। आज भी हैकेथॉन में हिस्सा ले रहे आप सभी युवाओं के लिए ऐसी सैकड़ों सफल केस स्टडीज प्रेरणा है। ये दिखाती है कि कैसे आज देश के युवा सरकार के साथ मिलकर देश के विकास के लिए देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनमें देश की समस्याओं के समाधान को लेकर, देश के विकास को लेकर एक ओनरशिप की भावना आ रही है। आज भी आप सबसे बात करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि देश विकसित भारत होने के सही ट्रैक पर है। आप जिस तत्परता से, जिस कमिटमेंट के साथ भारत की समस्याओं के इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, वो अद्भुत है। साथियों, आज देश की जो एस्पिरेशंस है उसमें हमें हर चुनौती के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही होगा। हमें हर सेक्टर में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ये अप्रोच हमारी आदतों में शामिल करनी होगी। इस हैकाथॉन की विशेषता भी रही है, इसका प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक समय था जब सरकार ही देश की समस्याओं के समाधान का दावा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ऐसे हैकाथॉन के जरिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स को भी इन समाधानों से जोड़ा जा रहा है। ये भारत का नया गवर्नेंस मॉडल है और सबका प्रयास इस मॉडल की प्राण शक्ति है। साथियों, देश के अगले 25 सालों की पीढ़ी भारत की अमृत पीढ़ी है। आप सब पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार आज की इस पीढ़ी को हर साधन संसाधन सही समय पर देने के लिए कमिटेड है और हम अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लेयर्स पर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में साइंटिफिक माइंडसेट को नर्चर करने के लिए हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। देश की अगली पीढ़ी को स्कूलों में इनोवेशन के संसाधन मिले, इसके लिए हमने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स खोले हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए ये लैब्स
नए नए प्रयोगों और अनुसंधानों का केंद्र बन रही है। देश के 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल भी 21st सेंचुरी की स्किल्स पर काम कर रही है। स्टूडेंट्स की इनोवेटिव सोच और बेहतर हो, इसके लिए हमने कॉलेज लेवल पर इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की है। प्रैक्टिकल लर्निंग्स के लिए एडवांस रोबोटिक्स और एआई लैब्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। युवाओं के पेरिस का समाधान हो, इसके लिए जिज्ञासा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें युवाओं को साइंटिस्ट से सीधे जुड़ने और बातें करने का अवसर दिया जा रहा है। साथियों, आज ट्रेनिंग के अलावा नौजवानों को स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। उन्हें टैक्स में भी छूट दी जा रही है। नौजवानों को अपने बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन की भी व्यवस्था की गई है। नई कंपनियों के लिए देश भर में टेक्नोलॉजी पार्क और नए आईटी हब बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। यानी कैरियर के हर स्टेज पर सरकार आप सब नौजवानों के साथ खड़ी है, उनकी जरूरतों के हिसाब से काम कर रही है। ऐसे हैकाथॉन भी हमारे नौजवानों को नए नए अवसर दे रहे हैं। और ये सिर्फ कोई औपचारिक सा इवेंट नहीं है, एक स्थायी इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व करने की प्रक्रिया है। ये हमारे प्रो पीपल गवर्नेंस मॉडल का हिस्सा है। साथियों, अगर हमें दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो हमें इकोनॉमी के नए सेक्टर्स पर खूब काम करना होगा। आज भारत डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से गेमिंग तक कई ऐसे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है जो 10 साल पहले तक बहुत इवॉल्व नहीं हुए थे। आज भारत कैरियर के नए रास्ते भी बना रहा है, युवाओं को नए रास्ते तलाशने और उन पर प्रयोग करने के अवसर भी दे रहा है। युवाओं की क्यूरियोसिटी और कन्विक्शन को समझते हुए सरकार उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रही है। सरकार रिफॉर्म्स करके उनके रास्ते से रोड़े हटा रही है। अभी कुछ समय पहले ही पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत और क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज करने का था। हमने स्पोर्ट्स को कैरियर चॉइस बनाने के लिए काम किया है। गांव में विलेज लेवल टूर्नामेंट से लेकर ओलंपिक की तैयारी के लिए खेलो इंडिया और टॉप स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी का असर भी दिखने लगा है। इसके कारण गेमिंग भी एक प्रॉमिसिंग कैरियर चॉइस बन रही है। साथियों, अभी हाल में एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया है। इसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। ये फैसला इंटरनेशनल जर्नल्स को लेकर भारत के नौजवानों
भारत के रिसर्चर्स, भारत के इनोवेटर्स को एक्सेस देने का है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये स्कीम अपने आप में दुनिया की अनूठी स्कीम में से एक है, जिसके तहत सरकार प्रतिष्ठित जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन ले रही है, ताकि किसी भी जानकारी से भारत का कोई भी युवा वंचित ना रहे। हैकाथॉन में हिस्सा ले रहे आप सभी युवाओं को भी इससे बहुत लाभ होगा। अब सरकार के हर प्रयास का लक्ष्य यही है कि हमारे युवा दुनिया के बेस्ट माइंड्स के साथ कॉम्पीट कर पाए। कभी भी युवा शक्ति को ये ना लगे कि उनके पास किसी सपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। मेरे लिए युवा का विजन ही सरकार का मिशन है, और इसलिए सारे मेरे नौजवानों को जो भी चाहिए, सरकार के रूप में हम उस दिशा में हर काम कर रहे हैं। साथियों, आज इस हैकाथॉन से हजारों युवा जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी को एक और जरूरी मैसेज देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैंने लाल किले से कहा है कि देश की राजनीति में 1 लाख ऐसे युवाओं को लाऊंगा जिनकी फैमिली से पहले कोई भी राजनीति में ना रहा हो, बिल्कुल फ्रेश ब्लड। ये देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। ऐसा ही एक आयोजन अगले महीने होने जा रहा है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसमें देश भर के करोड़ों नौजवान हिस्सा लेंगे, विकसित भारत के लिए अपने आइडियाज देंगे। जो आइडियाज सिलेक्ट होंगे, जो नौजवान सिलेक्ट होंगे, उनके साथ 11 और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर दिल्ली में यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश के दिग्गज लोगों के साथ मैं भी आप सबको देखने सुनने के लिए आने वाला हूं। आज इस हैकाथॉन से जुड़े सभी युवाओं से भी मेरा आग्रह है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से भी जरूर जुड़े। नेशन बिल्डिंग से जुड़ने का ये एक और बेहतरीन मौका आपको मिलने जा रहा है। साथियों, आपके लिए आने वाला समय एक अपॉर्चुनिटी भी है, साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं तो चाहूंगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की टीमें सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर भी और बेहतर तरीके से काम करें। अगले साल जब हम इस हैकाथॉन में आए तो कोई ऐसा उदाहरण भी हो जो किसी ग्लोबल क्राइसिस का समाधान करने का माध्यम बने। देश को आप सभी इनोवेटर्स, आप सभी ट्रबल शूटर्स के सामर्थ्य पर विश्वास भी है, गर्व भी है। आपके सफल भविष्य की मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।